हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद कोई आपका डाउट नहीं रहेगा इस सब्जेक्ट से, क्योंकि सिंगल वीडियो से आपको जो सब्जेक्ट है वो कवर हो रहा होगा। वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे जो आपके हर साल रिपीट होते हैं, जो इस साल भी रिपीट होंगे। ये वीडियो DU, सोल, NCF तीनों के लिए रहने वाली है और सेमेस्टर 4 के सब का ये सब्जेक्ट है। और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो आएगी, तो उसका आप वेट करो। और इस सब्जेक्ट की मैंने यूनिट भी कराई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो। यूनिट देखने के बाद आपको एक अलग सा बेनिफिट मिलने वाला है, जो बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। बाकी सिंगल वीडियो सबके सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चले, अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चले, तो आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, और आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन वाले, यहाँ पर आपको थोड़ा और बड़ा आंसर लिखने होते हैं। तो जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं। तो दोनों को ही हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन। देखो, तो राइट शॉर्ट नोट्स, तो इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में 3 मिलेंगे, आपको किसी 2 पर करना होगा, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे, सोशल अवेयरनेस के ऊपर, एंड डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एनी वन स्केल टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सब के ऊपर हम देखने वाले हैं, इनके ऊपर हम शॉर्ट नोट्स लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिंपल सा होता है अपने बारे में अवेयर होना। सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, और अवेयरनेस का मतलब जागरूक होना, यानी खुद के लिए जागरूक होना, दूसरों के लिए नहीं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिंपल सा है कि भाई अपने इमोशन की समझ होना, अपने थॉट्स को जानना, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, अपने बिहेवियर को समझना। जिसको ये सब पता है कि भाई मेरा कैसा बिहेवियर रहता है किस सिचुएशन में, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पर मैं अच्छा कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं नहीं कर सकता। तो ये क्या है आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है। अब सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस भी होती है। क्यों भाई? क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ठीक है भाई। और हमारे जो इमोशंस है, हमारे स्ट्रेस है, उसको कंट्रोल करता है। क्यों कर पाएगा भाई? आप खुद सोचो कि अगर आपको पता अपने बारे में कि आप कौन सी सिचुएशन में घबरा जाते हो, कौन सी सिचुएशन में आप नहीं घबराते, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको पता है कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और यही सब चीजें कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में भी होता है, आपको पता है क्या सही है क्या नहीं मेरे लिए, तो उस हिसाब से आप डिसीजन भी ले पाओगे। तो वही वाली बातें हैं, और इस सबकी पर्सनैलिटी डेवलप तो होगी ही होगी, और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा दूसरों के साथ, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी। तो कैसे भाई? क्योंकि जो सेल्फ अवेयर पर्सन होता है ना, उसको पता होता है कि मेरे किस टाइप के बंदे के साथ जमेगी, तो वो वैसे ही बंदे को दोस्त बनाता है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई ध्यान रखना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी जो है उसकी अच्छी रहती है। अब मान लो किसी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो वो कैसे डेवलप कर सकता है? तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 की बात कर लेते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो भी हमने करा दिन भर में, अब उसको रियलाइज करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि क्या वो मेरे लिए था, जो मैंने करा वो सही था या गलत था। तो ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस करो, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा मन जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक जगह पर आएगा, फिर आप अपने बारे में सोच पाओगे। एंड दूसरों से फीडबैक लेना स्टार्ट करो, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस वाली जो खूबी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। समझ रहे हो? आगे चलो, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? तो ध्यान से सुनना भाई। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी एबिलिटी होती है जहां पर हम क्या अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, फीलिंग को, इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाते हैं, दूसरों के साथ इफेक्टिवली शेयर कर पाते हैं। अगर आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज को दूसरों को बता पा रहे हो, वो समझ भी जा रहा है, तो उसका मतलब क्या, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है। आगे चले, अब देखो, अगर किसी के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो किससे मदद करता है? पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली, लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है भाई। और अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि अगर आप दूसरों को बता पा रहे हो, वो आपको बता पा रहा है, तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छी बन जाएगी। आपको पता है रिलेशनशिप कब बिगड़ती है, चाहे वो कोई सी भी रिलेशनशिप हो, है ना, चाहे आपके आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके दोस्त के साथ हो, वो कोई सी भी रिलेशनशिप है, वो कब बिगड़ती है, जब आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और इसका फायदा कोई तीसरा उठाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर भाई गुड कम्युनिकेशन आपके पास है, तो क्या होगा, आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी बनेगी। आगे चले, हेल्प्स इन सोल्विंग प्रॉब्लम्स इजीली, जो प्रॉब्लम्स है ना उसको इजीली आप सोल्व भी कर पाते हैं। कैसे सोल्व कर पाओगे भाई आप?
जब आपको पता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना, आपके साथ और भी लोग हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर पाओगे, जिससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम को समझेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो वही है, तो भाई प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, रीडिंग और राइटिंग, ये सारे कम्युनिकेशन के क्या है, ये टाइप्स है। ध्यान रखना, ये नहीं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के करा जाता है। जिस भी तरीके से आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हो, अपने आइडियाज को पहुंचा पा रहे हो, जिस भी वे से, वो सारे क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। चाहे आप स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है भाई। अब बोलोगे भाई लिसनिंग से कैसे, जब आपको सुनोगे तभी तो एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ये क्या है, एक तरह से ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में ही आता है, समझ रहे हो। तो ये सब बातें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको लिखनी है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। आगे चले, सोशल अवेयरनेस। देखो, सोशल मतलब होता है आपके आसपास का समाज, है ना, और अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, यानी आपको आसपास के बारे में कितना पता है, कितने आप जागरूक हो, इसको बोलते हैं हम सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी की क्या नीड है, आसपास के लोगों की क्या नीड है ना भाई, उनको क्या, उनकी फीलिंग क्या है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है तो ये क्या है भाई, सोशल अवेयरनेस ही तो है। समझ आया। आगे चले भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, आसपास के जो लोग हैं, सोसाइटी है उससे आपकी जो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनती है, ठीक है भाई, इसे मदद करती है। और एनकरेज एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, ठीक है भाई। अगर जो है आपके अंदर सोशल अवेयरनेस नाम की चीज है ना, तो ये आपको एनकरेज करता है एम्पैथी के लिए। एम्पैथी क्या होता है भाई, दूसरों के इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को समझना, वो तो सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरों के इमोशन को समझना वो एम्पैथी कहलाती है। तो एम्पैथी को एनकरेज करता है भाई, जब दूसरों की फीलिंग्स को, नीड्स को समझ पाओगे, जो सोसाइटी का पार्ट है, तो क्या ये एम्पैथी तो है। तो आपको एम्पैथी के लिए एनकरेज करा जा रहा है, और कोऑपरेशन के लिए एनकरेज करा जा रहा है। तो कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग। जब आपको पता चल गया कि दूसरा किस प्रॉब्लम में है, आप उसकी मदद कर रहे हो, यानी उसको सहयोग कर रहे हो, तो सहयोग करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए क्या करता है, आपको एनकरेज किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल अवेयरनेस। आगे चले, प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, है ना भाई, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, या इसके लिए प्रमोट करा जाता है। एंड क्रिएट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हार्मोनी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद दिलाता है, अगर आपके अंदर सोशल अवेयरनेस नाम की चीज है, मतलब सोशल अवेयरनेस नाम की एबिलिटी अगर आपके अंदर है तो। समझ रहे हो। आगे चले, अब सोशल अवेयरनेस जो है, इसको आप डेवलप कैसे कर सकते हो, क्या तरीके अपने पास होते हैं, वेज टू डेवलप सोशल अवेयरनेस। तो भाई दूसरों को केयरफुली सुनो, जब भी तो आप समझ पाओगे दूसरा क्या चाहता है, और दूसरों की फीलिंग को अच्छे से समझो। और जितनी भी सोशल एक्टिविटीज होती है, चाहे वो गैदरिंग हो, कोई प्रोटेस्ट करना हो, किसी भी चीज के लिए, मतलब जो भी सोशल एक्टिविटीज हो रही है जहाँ पे पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है, तो आपको भी इकट्ठा होना है। तो ऐसे सोशल अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। और रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस एंड कल्चर, आपके सोसाइटी में भाई अलग अलग कल्चर के लोग भी होंगे, और अलग अलग ओपिनियन भी वो देते होंगे, सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है, और अपना ओपिनियन भी देना है, और दूसरों के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना है। समझ रहे हो। इस तरीके से क्या होता है, सोशल अवेयरनेस की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। समझ आया। आगे चलते हैं भाई, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशंस, और दूसरों के इमोशन को समझना। सही बात है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद के इमोशन को भी समझ पा रहे हो, दूसरों के इमोशन को भी समझ पा रहे हो, फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है। और इससे क्या होता है, अच्छी रिलेशनशिप बन पाती है, और आप बेटर डिसीजन आप ले पाते हो, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो का पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, सेल्फ अवेयरनेस जो भी बताऊंगा, ये सारे ही इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। और इनके ऊपर शॉर्ट नोट सीखने के लिए आ भी सकता है, ध्यान रखना अलग से जो बताने वाला हूँ। तो डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं, पहला है सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेज खत्म हो जाता है ना भाई। तो अपने इमोशन को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझना, इससे क्या होता है, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ऐसे ही सेल्फ रेगुलेशन, जब अपने गुस्से को, स्ट्रेस को, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना भाई, नेगेटिव इमोशंस है, उसको आप कंट्रोल कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो, इससे क्या होता है, इमोशनल बैलेंस बनता है। क्योंकि दूसरा स्टेज है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। उसके बाद है एम्पैथी, जब आप दूसरों को समझ पा रहे हो, है ना,
उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप इंप्रूव कर पा रहे हो दूसरों के साथ, तो ये तीसरा स्टेज हो जाता है कि आप क्या कर पा रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर पा रहे हो। ऐसे चौथा जो स्टेज है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो दूसरे से, है ना भाई। तो गुड लिसनिंग एंड क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, तो दूसरों के साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, जब जाके क्या कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आप दूसरों को सुन भी रहे हो अच्छे से, विच इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो भी आपका अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा। एंड लास्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो इससे क्या होगा, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं कि आप डेवलप कर सकते हो, तो के अंदर ऑटोमेटिकली हम बोल देंगे हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना वो आपके अंदर है, ये एबिलिटी आपके पास है, समझ रहे हो। तो डेवलप करने के लिए आपको इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। आगे चले, इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री, इसको EQI भी बोल देते हैं हम, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और ये लास्ट है शॉर्ट नोट्स की जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो, द इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री जिसको EQI भी बोलते हैं, ये किसने डेवलप करा था, बारओन ने डेवलप करा था, र्यूवेन बारओन, ठीक है भाई। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्केल्स यूज्ड टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का सबसे पॉपुलर स्केल है ये, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और ये देखो, इमोशनल क्वेश्चन का मतलब और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन का मतलब है भाई इंटेलिजेंस से ही है, ध्यान रख लेना है आपको। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करना है इसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो कौन से स्किल की बात करेंगे, जो कि हमें बारओन ने दिया है। अब जो ये बारओन है, इन्होंने जो ये इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री जो ये दिया है ना अपना स्केल, किसके लिए स्केल दिया है ये, इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसको मेजर करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है। देखो, तो इसके फीचर्स देखो कैसे मेजर करता है ये। तो ये इसके क्या है, फीचर्स है, इसके फीचर्स है देखो। जैसे कि पहला मेजर्स इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। तो सबसे पहले ये इमोशनल सोशल स्किल्स को मेजर करता है, जैसे कि इट चेक्स सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसको चेक करता है ये पहला। उसके बाद सेल्फ रिपोर्ट मेथड, पीपल आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर इमोशंस एंड बिहेवियर। तो लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं क्वेश्चंस का जो कि उन्हीं के इमोशंस और बिहेवियर के बारे में होता है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। आगे चलो भाई, थर्ड पार्ट, हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसी स्केल से क्या होता है कि लोग अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं, अपनी वीकनेस को समझ पाते हैं। ये क्या है, फोर्थ फीचर है, थर्ड फीचर है इसका। एट लास्ट, यूजफुल इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेस। तो द स्केल इज यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेस टू इम्प्रूव इमोशनल कॉम्पिटेंस, ताकि लोगों के अंदर इमोशनल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव किया जा सके और इमोशनल क्वेश्चन यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पता चल सके कि बच्चे के अंदर कितना डेवलप हुआ है। ये सारे क्या है, फीचर्स है इसके इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री के, विच इज गिवन बाय बारओन या डेवलप्ड बाय बारओन। समझ आ गया। और बहुत पॉपुलर स्केल है ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का, इसके फीचर मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन डिस्कस। देखो, एम्पैथी का मतलब मैंने बताया आपको, है ना, दूसरों की फीलिंग को, इमोशन को समझना, यही बताया मैंने आपको। तो एम्पैथी ये बोला गया है कि एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम समझ पाते हैं और शेयर कर पाते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, है ना। तो डिस्कस करना है। तो एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। तो डिस्कस करना आपको इसी के बारे में। देखो, तो एम्पैथी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। इट हेल्प्स अस इमेजिन हाउ अनदर पर्सन फील्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक बंदा जो है पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या फील करता है, क्या सोचता है। अगर हमको ये पता चल जाता है, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है, जो एम्पैथी है ना, एम्पैथी ये हमारे अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है। और अ पर्सन विद एम्पैथी लिसन्स केयरफुली, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर क्या होती है, एम्पैथी वाली एबिलिटी होती है, तो वो केयरफुली सुनता है, समझता है दूसरे पर्सन को और उसके इमोशंस को, और काइंडनेस दिखाता है। क्या दिखाता है, थोड़ा प्यार दिखाता है, थोड़ा सहयोग दिखाता है। तो काइंडनेस दिखाता है और सपोर्ट दिखाने की कोशिश
करता है। समझ रहे हो एम्पैथी का मतलब क्या होता है? आगे चलो। अब जो एम्पैथी है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसको हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको डेवलप करना है तो आपके अंदर एम्पैथी तो होनी ही चाहिए। और बिकॉज इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि एम्पैथी से ही क्या होता है, दूसरों के साथ आपकी रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ध्यान रखना वही होता है ना, देखो आप जब किसी के बुरे वक्त में आप किसी का साथ देते हो, उससे बात करते हो, उसकी मदद करते हो, तो उससे आपकी दोस्ती और गहरी हो जाती है, रिलेशनशिप अच्छी बन जाती है। तो वही वाली बात यहाँ पर बताई गई है। एन एम्पैथेटिक पर्सन रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग एंड ट्राइज टू हेल्प पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक एम्पैथेटिक पर्सन मतलब जिसके पास एम्पैथी है, तो वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है दूसरों की फीलिंग को और ट्राई करता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में उनकी मदद करे। ये ध्यान आपको रखना है, तो ये एम्पैथी होती है। आगे चले, इंपॉर्टेंस क्या एम्पैथी की, है ना भाई, क्वेश्चन हमारा यही था। क्वेश्चन हमारा हमने बदला नहीं है। क्वेश्चन ये है कि भाई एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है जो समझती है और शेयर कर रही है दूसरों की फीलिंग्स को कि क्या है वो। तो इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एम्पैथी है क्या, हमें एम्पैथी के बारे में ही डिटेल में यहाँ पर बताना है। देखो इंपॉर्टेंस क्या एम्पैथी की, आप किससे कि भाई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने में मदद मिलती है एम्पैथी की वजह से ही, और कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, या तो पता ही है, और काइंडनेस होगी, कोऑपरेशन को इनकरेज किया जाता है, यानी दूसरों के साथ सहयोग करना, कोई मान लो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है और थोड़ी काइंडनेस दिखाना, तो इसके लिए इनकरेज करा जाता है थ्रू एम्पैथी, ये ध्यान रखना है आपको। और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करा जाता है भाई, जैसे किसी के बीच में लड़ाई चल रही है ना, तो आप उसको, अगर आप एम्पैथेटिक पर्सन हो तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व भी करा सकते हो। तो ये एम्पैथी की इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूँ। तो रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को और मिसअंडरस्टैंडिंग को, और क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट। तो भाई इससे क्या होता है, पॉजिटिव और एक केयरिंग एनवायरनमेंट बनता है। समझ आया आपको क्या कह रहा हूं मैं? आगे चलो, वेज टू डेवलप एम्पैथी। एम्पैथी को डेवलप कैसे कर सकते हो आप? दूसरों को केयरफुली सुनो और दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको समझने की कोशिश करो। दूसरों के ओपिनियंस हो गए, उनके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करो, और काइंडनेस दिखाओ और सपोर्ट दिखाओ लोगों को। ये क्या होता है, काइंडनेस मतलब एक तरह से दयालुपन दिखाओ, प्यार दिखाओ। तो ये तरीके हैं जिससे आप जो है एम्पैथी को डेवलप कर सकते हो। समझ आया? तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एम्पैथी है ना, ये मदद करती है लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के से, और एक हार्मोनी क्रिएट करती है सोसाइटी में, मतलब एक प्यार, एक भाईचारा क्रिएट करती है। इट मेक्स अ पर्सन केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो जब जिसके पास एम्पैथी होती है, जो एम्पैथेटिक पर्सन होता है ना, वो क्या करता है भाई, वो केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, और वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो एक पर्सन ये सब बन जाता है जब वो एक एम्पैथेटिक पर्सन बन जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इलेबोरेटिंग अपॉन सेल्फ रेगुलेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग एंजाइटी एंड एंगर। तो आपको बताना है भाई सेल्फ रेगुलेशन के बारे में, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, और आपको ये भी बताना है ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे आप अपनी एंजाइटी को और अपने गुस्से को क्या कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो। आपको ऐसी स्ट्रेटजीज भी बतानी है। अगर आप अपनी एंजाइटी को, एंगर को मैनेज कर पाते हो, ये तो पार्ट किसका है, ये सेल्फ रेगुलेशन का ही पार्ट है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ही होता है कि अपने आप को रेगुलेट कर पाना, कंट्रोल कर पाना। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो यही क्वेश्चन है आपका। देखो आगे, तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस इमोशन, मतलब खुद के इमोशंस को, थॉट्स को, अपने बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशन में मैनेज करना। आगे चलो, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इट हेल्प्स अ पर्सन रिमेन काम। इससे क्या होता है, एक पर्सन काम रहता है, बैलेंस्ड रहता है, और रिस्पॉन्सिबल रहता है स्ट्रेस के टाइम पे भी और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चाहे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तो वहां पर बंदा क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है, कंट्रोल्ड में रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और अ सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन कैन मैनेज इमोशंस लाइक एंग्जाइटी, एंगर इन हेल्दी वे। तो हेल्दी तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जो उसको एंग्जाइटी फील हो रही है, एंगर गुस्सा आ रहा है,
उसको मैनेज भी कर सकता है जिससे दूसरों को पता भी ना चले, है ना भाई। तो किसी के लिए नेगेटिवली रिएक्ट करने से अच्छा है क्या वो करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, जो कि शो करता है कि हाँ इसके अंदर क्या है, सेल्फ रेगुलेशन नाम की एबिलिटी है। आगे चले तो पहले बात करते हैं मैनेजिंग एंग्जाइटी की, कि एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करते हैं। तो एंग्जाइटी होती क्या है भाई, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको डर लग रहा हो, बहुत चिंता हो रही हो, आपको बहुत नर्वसनेस हो रही हो किसी सिचुएशन को लेकर, कोई प्रॉब्लम को लेकर, समझ आया। तो इसको क्या बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं। अब इस एंग्जाइटी को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो ये भी ध्यान रखना, अगर एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं करा जाता है तो इससे क्या हो सकता है, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि आपकी जो मेंटल है और जो फिजिकल हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। तो कुछ स्ट्रेटजीज है जिससे हम एंग्जाइटी को मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम बात कर लेते हैं। देखो तो ये सारी स्ट्रेटजीज है जिसको हम बात करेंगे। तो पहला है डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन। तो आप क्या कर सकते हो भाई, लंबी लंबी सांस लो और रिलैक्स फील करो, क्योंकि डीप ब्रीथिंग से, मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से क्या होता है, आप काम रहने में आपको मदद मिलती है, और इससे जो स्ट्रेस है ना वो रिड्यूस होता है, और स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो आपकी एंग्जाइटी कम होगी, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग समझ रहे हो भाई, जो भी आपको एंग्जाइटी हो रही है ना उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखिए आप, ना कि नेगेटिविटी सोचिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स रिड्यूस नेगेटिव थॉट्स एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, टाइम को मैनेज करते हो, तो इससे प्रेशर रिड्यूस होता है, और इससे किसी प्रकार का जो अननेसेसरी स्ट्रेस है ना, मतलब कि जो हम बिना मतलब के स्ट्रेस लेते रहते हैं, वो रिड्यूस होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड वॉकिंग इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस एंग्जाइटी। तो भाई कोई भी एंग्जाइटी है आपको, कोई हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो इंप्रूव होती है अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। उसके बाद है टॉकिंग टू अदर्स। अगर आप दूसरों से बात करते हो और आपका मन हल्का होता है, जब बोलते हैं कि अपना दुख शेयर कर लो, इससे क्या होगा, आपका जो मन है ना वो हल्का हो जाएगा। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो शेयरिंग फीलिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स, इससे क्या होता है भाई, रिड्यूस होता है इमोशनल स्ट्रेस और फियर। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, स्ट्रेटजीज है जिससे आपकी जो एंग्जाइटी है वो मैनेज हो पाती है। आगे चले, अब मैनेजिंग एंगर की बात कर लेते हैं। देखो तो मैनेजिंग एंगर का मतलब क्या है, तो उससे पहले आपको एंगर का मतलब होना चाहिए। तो एंगर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन है, जिस जो कि कब अराइज होता है, कब आता है, जब कोई फ्रस्ट्रेशन हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, है ना, तब जाके क्या होती है, एंगर आपके आता है। और अगर आपका जो एंगर है वो अनकंट्रोल्ड रह जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी जो रिलेशनशिप बनी है ना दूसरों के साथ, वो बिगड़ सकती है, डैमेज हो सकती है, और आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी गड़बड़ा सकती है। इसलिए बोला जाता है ये गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा बेकार होता है, आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो वही वाली बात है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है जिससे हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो पहला है स्टेइंग काम। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे वो किसी वजह से भी आ रहा हो, शांत हो जाओ भाई 2 मिनट के लिए। तो टेकिंग डीप ब्रीथ्स, लंबी लंबी सांसें लो, और साइलेंट रहो फॉर सम टाइम। इससे क्या होगा, आपका जो एंग्री रिएक्शन है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग। कुछ भी चीज रिएक्ट करने से पहले सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो अ पर्सन शुड थिंक केयरफुली बिफोर स्पीकिंग और एक्टिंग इन एंगर। गुस्से में, गुस्सा करने से पहले ही उसको सोच लेना है। इससे क्या होगा, कोई भी एक ऐसा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। अगला है अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपकी बहस छिड़ जा रही है किसी से तो वह इसको अवॉइड ही कर दो। तो वही वाली बात यहाँ पर लिखी है, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लिसनिंग पेशेंटली हेल्प्स रिड्यूस एंगर। अगर आप क्या करोगे भाई, अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप इग्नोर करोगे और पेशेंटली भाई सुन लोगे सामने वाले को, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो एंगर है वो खत्म ही होएगा। उसके बाद है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स प्रॉपरली। अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना। तो फीलिंग शुड बी एक्सप्रेस्ड पोलाइटली, ना कि गुस्से में, और रिस्पेक्टफुली इंस्टेड ऑफ शाउटिंग और हर्टिंग अदर्स। तो दूसरे को शाउट नहीं करना है, मतलब चिल्लाना नहीं है,
और हर्ट नहीं करना है दूसरों को, पोलाइटली अपने जो आप बात रखना चाहते हो, जो आप एंगर से मत कहो, पोलाइटली कहो। इससे क्या होगा, आपका जो एंगर है वो थोड़ा कम होगा, मैनेज हो जाएगा। उसके बाद है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना है आपको। कैसे होगा भाई, आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, इमोशनल अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होगा, और सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होगा तो आपकी एंगर कंट्रोल में आएगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो एंगर कंट्रोल में आएगी, और एंगर कंट्रोल में आएगी तो आपका एंगर मैनेज हो गया। तो वही तो था हमारा। तो यही तो क्या स्ट्रेटेजीज है सारी। आगे चले, अगले क्वेश्चन की बात करें। विच मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फील पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू यू एज अ स्टूडेंट। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो आपने अपनी बुक के अंदर बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो आपको बताना है कि विच मॉडल इज बेस्ट फॉर यू एज अ स्टूडेंट, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई आगे बात करते हैं। तो among the various models of emotional intelligence, Daniel Goleman's model of emotional intelligence feels most relevant to me as a student। तो जो डैनियल गोलमैन है, इन्होंने एक मॉडल दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसका नाम है मिक्स्ड मॉडल। जिसका नाम क्या है, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है, एज अ स्टूडेंट सबसे बेस्ट फील होता है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई और सा मॉडल अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि एज अ स्टूडेंट आपको मदद करेगा, तो आपको वो चुन लेना है आपसे, या आपके लिए ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबका अलग अलग भी हो सकता है। आगे देखो, दिस मॉडल फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ ऐसा क्यों चूज करा, क्योंकि जो ये मॉडल है ये मदद करता है हमारे जो डेली लाइफ में भाई जो इमोशंस को मैनेज करना और अपने इमोशंस को समझने में। ठीक है, आगे चले। और अकॉर्डिंग टू गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। तो ये इनका मिक्स्ड मॉडल ही है, ध्यान रखना। तो ये बताते हैं कि एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ अवेयरनेस हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, मोटिवेशन हो, एम्पैथी हो और सोशल स्किल्स हो। ठीक है, तो ये क्या है, इनके मॉडल के हिस्से हैं जिस मॉडल में बात करते हैं। आगे चले, तो एज अ स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड माई स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशंस एंड बिहेवियर। इट अलाउ मी टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड स्टडीज। तो इससे क्या होता है, अगर सेल्फ अवेयरनेस होती है तो यह रिकॉग्नाइज कर पाता है कि इसको कैसे स्ट्रेस होता है, कब फियर होता है, कब एंग्जाइटी होती है। कि आपको ध्यान रखना है। तो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आप ये लिखोगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, जो कि मिक्स्ड मॉडल के अंदर ये सारे ही चीजें आती हैं, जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होता है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, ये डैनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग है। आगे चले, सेल्फ अवेयरनेस हो गया। अब देखो सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि काफी यूजफुल है, क्योंकि इससे क्या होता है, अपने जो आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल कर पाते हो। कैसे इमोशंस, जैसे गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इससे आप रेगुलेट कर पाते हो। ठीक है, इमोशंस को। तो अ स्टूडेंट हु प्रैक्टिसेस सेल्फ रेगुलेशन कैन स्टे काम। एक ऐसा स्टूडेंट जो भाई प्रैक्टिस करता है सेल्फ रेगुलेशन को, वो काम रह सकता है, फोकस्ड रह सकता है और डिसिप्लिन रह सकता है, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। को डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसमें भी क्या कर सकता है, वो डिसिप्लिन रह सकता है। आगे चले, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या, एक दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मिक्स्ड मॉडल का। और इससे क्या होता है, इससे क्या है, स्टूडेंट को हार्डवर्क करने में के लिए क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। और मोटिवेशन की मदद से क्या होता है, बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहता है, अचीव देयर एकेडमिक गोल्स, अपने एकेडमिक गोल्स को वो अचीव कर पाता है। और मोटिवेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स कंटिन्यू लर्निंग इवन आफ्टर फेलियर्स और डिफिकल्टीज। अगर बच्चे को फेलियर्स भी हो रहे हैं, डिफिकल्टीज भी आ रही है, इसके बाद भी वो ट्राई करता रहता है, अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैनियल गोलमैन्स मिक्स्ड मॉडल। समझ आया? आगे चलो, अगला है एम्पैथी। एम्पैथी की बात मैं पीछे करके ही आया हूँ कि भाई दूसरों की फीलिंग को समझना, है ना भाई।
दूसरे की प्रॉब्लम को समझना। तो एज अ स्टूडेंट की बात होगी तो क्या होगा कि अपने क्लास में टीचर, अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स को, फीलिंग को अच्छे से समझने में मदद मिलती है बच्चे को, जस्ट बिकॉज ऑफ एम्पैथी। तो ध्यान रखना है आपको। तो इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन इन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। तो कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर जो बच्चे के अंदर क्या है, रिलेशनशिप हो गया, टीम वर्क हो गया और कोऑपरेशन की जो भावना है वो आती है, डेवलप होती है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ध्यान रखना है आपको। अगला है सोशल स्किल, जो कि लास्ट एलिमेंट है इनके मॉडल का। तो सोशल स्किल जो है ना, ये स्टूडेंट की मदद करती है किस चीज के लिए भाई? कम्युनिकेट इफेक्टिवली, पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज। क्योंकि सोशल स्किल का मतलब आप समझते हो कि सोशल हो जाना। सोशल हो जाने का मतलब है कि भाई दोस्तों के साथ गेम खेलना, दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करना, जितने भी आपके स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो रही है सब में पार्टिसिपेट करना, है ना। तो ये क्या सोशल स्किल्स का पार्ट है। तो सोशल स्किल अगर बच्चे के अंदर है तो ये मदद करते हैं स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज एंड मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप विद अदर्स। क्योंकि जो बच्चा सोशल नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में एक बच्चे का सोशल होना बहुत जरूरी है। और गुड सोशल स्किल्स ऑल्सो इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। आप देखा होगा जो बच्चे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वो एक्सट्रोवर्ट का मतलब ही है वो सोशल है भाई, उसको अपने आसपास के बारे में सब पता है, उसको अच्छा लगता है बोलना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, जो अंदर ही अंदर रहना पसंद करता है, तो वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल स्किल्स। ठीक है, आगे चले। तो ये लास्ट कंक्लूजन वाला पार्ट आपका ये। तो हम कह सकते हैं कि जो डैनियल गोलमैन है, इसका जो मॉडल है वो हाईली रिलेवेंट है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबके लिए रिलेवेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि इट हेल्प्स इन इमोशनल बैलेंस। इससे क्या होता है, बच्चे में इमोशनल बैलेंस बनता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक सक्सेस मिलती है उसको, और हेल्दी सोशल रिलेशनशिप उसकी बनती है बाकियों के साथ। और इससे बल्कि लर्निंग इंप्रूव नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल भी बनता है। ठीक है भाई, तो उसकी लर्निंग तो इंप्रूव हो ही रही है, उसके साथ साथ जो बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनता है। समझ आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि अपना है डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिस्कस द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स इन डिटेल। तो क्या बताना है आपको? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, और आपको जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं ना, डिटेल में आपको वो भी बताना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एंड आपको डिफरेंट स्टाइल्स बताने जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट कर पाते हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व कर पाते हो, रिजोल्व कर पाते हो। देखो, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा है भाई, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल आवर ओन इमोशंस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप दूसरों और खुद को समझ पा रहे हो अच्छे से, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। इससे क्या होता है, एक जो इंसान है ना जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो दूसरों से प्रॉपर तरीके से बिहेव कर पाता है, एक अच्छा डिसीजन वो ले पाता है, और एक हेल्थी रिलेशनशिप में बिल्ड कर पाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तीनों ही लाइफ में। चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तीनों में ही काम आता है। आप ट्राई करके देख लेना। अगर आप कहीं भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस को लैक कर रहे हो ना, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके साथ किसी की बनेगी नहीं। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है कहीं भी आप ग्रो करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो। और सुनो आगे भाई, अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, पीछे बात करी अभी हमने। एंड अ पर्सन विद इमोशनल इंटेलिजेंस कैन स्टे काम, कंट्रोल एंगर एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकता है, और कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली और दूसरों के साथ। ठीक है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमने समझ लिया, हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल की बात करनी है, मेन क्वेश्चन हमारा वही है। तो पहले कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझो। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है सिंपल सा, डिसएग्रीमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, नीड्स एंड आइडियाज। लोगों के अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, नीड्स हो सकती है, और ओपिनियन हो सकती है। इन्हीं की वजह से क्या हो गया, लोगों के बीच में क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, डिसएग्रीमेंट हो गया भाई, कि तू गलत है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ तू गलत है, तो डिसएग्रीमेंट हो गया। इससे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं भाई? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे सुनो।
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मींस हैंडलिंग दीज डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको क्या करना है, पीसफुली हमें क्या करना है, हैंडल करना है और प्रॉपर्ली, है ना भाई। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है जिसकी हम बात करेंगे। देखो पहला है यहाँ पर अवॉइडिंग स्टाइल। क्या है पहला स्टाइल, अवॉइडिंग स्टाइल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, एक पर्सन जो है अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट को और दूर रहता है आर्ग्यूमेंट से। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, स्मॉल इश्यूज, है ना, ये स्मॉल इश्यूज के लिए तो ठीक है कि आप भाई अवॉइड कर दो, बट अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम में इंक्रीज मिसअंडरस्टैंडिंग। मान लो आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी कोई छोटी सी बात पर, आप थोड़ा दूर हो गए, ठीक है, बट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वहां पर क्या है भाई, आप ये अवॉइड नहीं कर सकते प्रॉब्लम को, वहां पर आपको समझना पड़ेगा, दूसरे को समझाना पड़ेगा। तो वही वाली बात यहाँ पर बताई गई है। आगे चलो भाई, अकोमोडेशन स्टाइल या अकोमोडेटिंग स्टाइल भी आप बोल सकते हो उसको। तो इस स्टाइल में क्या होता है, एक पर्सन जो है दूसरों को इंपॉर्टेंस देता है। अब दूसरों को इंपॉर्टेंस किस टर्म में देता है, उनकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देता है ना, एंड सेक्रीफाइस करता है अपने खुद के विशेष को, ताकि वो दूसरों के साथ क्या बना पाए, पीस बना पाए और एक हेल्थी रिलेशनशिप, एक गुड रिलेशनशिप वो बिल्ड कर पाए। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो दो हो गए अपने, है ना। आगे चलते हैं, तीसरा है कॉम्पिटिंग स्टाइल। यानी कि इसमें क्या होता है, इन द कॉम्पिटिंग स्टाइल अ पर्सन ट्राइज टू विन द कॉन्फ्लिक्ट एंड फोकसेस मेनली ऑन देयर ओन ओपिनियन। इसमें क्या होता है कि बंदा जो होता है ना, वो कॉम्पीट करने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस पर ज्यादा क्या करता है, फोकस करता है, और अपने ओपिनियन को ज्यादा हावी करने की कोशिश करता है दूसरे के ऊपर, ताकि दूसरा बंदा क्या हो जाए, शांत हो जाए। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई बार हम ऐसा फैक्ट रख देते हैं, ऐसा पॉइंट रख देते हैं कि जैसे सामने वाला क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, शांत हो जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पर बोली गई है। इससे क्या हो सकता है भाई, दिस स्टाइल में बी यूजफुल इन इमरजेंसीज बट टू मच कंपटीशन कैन हार्म रिलेशनशिप। वही वाली बात है कि सही बोला है कि भाई ये जो स्टाइल है ना आपका कॉम्पिटिंग स्टाइल, इमरजेंसीज के टाइम पे तो बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर आप ज्यादा कंपटीशन कर लोगे ना भाई इस आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में कि भाई मैं सही हूँ तू गलत है, ये वाला चीज होती है, इससे रिलेशनशिप आपकी हार्म हो सकती है। मतलब जो आपका बचपन से जो रिश्ता चल रहा हो या कुछ सालों से आपका कुछ भी रिश्ता चल रहा हो, खत्म भी हो सकता है, ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना कॉम्पिटिंग स्टाइल चलता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर आप कॉम्पिटिंग स्टाइल फॉलो करोगे आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए, तो आपकी पर्सनल लाइफ तबाह भी हो सकती है, आप पता है आपको। अगला है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। क्या कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है भाई, दोनों ही क्या है, गिव अप कर देते हैं किसी चीज पर। तो इन दिस स्टाइल बोथ साइड्स गिव अप समथिंग एंड एग्री ऑन अ मिडल सॉल्यूशन। तो बीच का रास्ते पे जो मान जाते हैं, है ना भाई। तो यही बोला है कि एग्री ऑन अ मिडल सॉल्यूशन, दोनों ही अपने अपनी जो बात अड़े हुए थे उसको थोड़ा साइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी और पीसफुली क्या हो जाती है, रिजोल्व हो जाती है, सोल्व हो जाती है। आगे सुनो भाई, कोलाबरेटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है भाई, इस स्टाइल में बोथ साइड्स वर्क टुगेदर टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। तो जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए, मान लो कॉन्फ्लिक्ट कोई सा भी हो सकता है ना भाई, कोई प्रॉब्लम को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, भैंस छिटो कि इसको कैसे सोल्व करें। तो ऐसे में क्या होता है, जिनके बीच में आर्गुमेंट हो रही थी पर्टिकुलर चीज को लेकर, वो साथ में आते हैं, उस बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं उसका। और इससे क्या होता है, टीम वर्क इंप्रूवमेंट आती है आपके अंदर, ट्रस्ट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और दिस कंसिडर द बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। जो ये कोलाबरेटिंग स्टाइल है, ये बेस्ट स्टाइल माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एबिलिटी मॉडल। देखो भाई, मिक्स्ड मॉडल की बात तो हम कर चुकी है, फिर भी हम फटाफट बात कर लेंगे। और आपको मेन चीज यहाँ पर अलग क्वेश्चन क्या क्या है आपका, एबिलिटी मॉडल का, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में जाता है कई बार एबिलिटी और मिक्स्ड मॉडल के बीच में। आपको यही बताना है कि मिक्स्ड मॉडल है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का, और कैसे अलग है, डिफरेंट है एबिलिटी मॉडल से। ठीक है भाई, बात करते हैं। देखो, तो मिक्स्ड मॉडल वही है, पता है आपको। तो उसके 5 मेन कंपोनेंट है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, जहां पर आप खुद के इमोशंस को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने थॉट को जान पाते हो, अपनी वीकनेस को जान पाते हो। सेल्फ रेगुलेशन वही है भाई, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, शांत रहना। ठीक है, और सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव रहना हमेशा, गोल्स की तरफ काम करना, है ना, और एनकरेज करना अपने आप को
अपने एकेडमिक गोल्स, अपने रियल लाइफ गोल्स को अचीव करना, तो ये सब होता है इसके अंदर। और एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग को प्रॉपर्ली समझना, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आपको तो डिटेल में नहीं बताना, बस आपको ये बताना है कि मिक्स्ड मॉडल है क्या। सोशल स्किल्स में क्या आता है भाई, कम्युनिकेशन आपकी आती है, टीम वर्क आता है, लीडरशिप आती है, सब ये सोशल स्किल में आता है। और दूसरों को समझना ये आपका सोशल स्किल का पार्ट है। अब दूसरे एबिलिटी मॉडल की बात करेंगे। देखो, ऑन द अदर हैंड द एबिलिटी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय मेयर एंड सैलोवी। ठीक है भाई, तो वो तो भाई किसने करा था मिक्स्ड मॉडल, वो डैनियल ने करा था, डैनियल गोलमैन। ठीक है, ठीक है, गोलमैन। तो डैनियल गोलमैन, ठीक है भाई, एन आई। तो डैनियल गोलमैन ने उसको डेवलप करा था। अब जो एबिलिटी मॉडल है वो मेयर एंड जो सैलोवी है उसने डेवलप करा था। ये जो मॉडल अपना एबिलिटी मॉडल, ये क्या है, तो दिस मॉडल कंसीडर्स इमोशनल इंटेलिजेंस एज मेंटल एबिलिटी। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, क्या करता है, ये मेंटल एबिलिटी कंसीडर करता है। जो ये अपना एबिलिटी मॉडल है कि भाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये क्या है, अपनी एक मेंटल एबिलिटी है। इससे और है क्या, इट फोकसेस मेनली ऑन अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड यूज एंड मैनेज इमोशंस। तो इमोशंस को कैसे यूज करना है, समझना है, और रिकॉग्नाइज करना अपने इमोशंस को, इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी मॉडल। समझ आया। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस इज सिमिलर टू इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटी। तो जो ये वेयर और सोल्वी है, ये क्या कहते हैं कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, ये बिल्कुल इंटेलिजेंस के सिमिलर होता है। इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में फर्क होता है भाई। इंटेलिजेंस क्या होती है, आपकी दिखाते हैं आप कितने होशियार हो, है ना, आपके आईक्यू को शो करती है। आईक्यू का आपके ईक्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। जिसके पास आईक्यू और ईक्यू दोनों है वो जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर कोई बंदा घमंड में जी रहा हो कि मेरे पास बहुत तगड़ा आईक्यू है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस लैक कर रहा है, तो पहली बात तो उसके रिलेशनशिप बहुत बेकार होंगे, दूसरों से बनेगी नहीं उसकी, भले वो जिंदगी में खूब कमा रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, लेकिन वो जिंदगी में दूसरों से उसकी कभी नहीं बन रही होगी, मतलब कि वो अकेला फील करेगा। और ऐसी सक्सेस जहां पर आपसे सब दूर हो, ये कोई सक्सेस नहीं होती है, ध्यान रखना। मेरा सक्सेस का कहने का मतलब है कि जिसके पास आईक्यू ईक्यू दोनों होगा, तो उसके पास क्या फैमिली भी होंगी, दोस्त भी होंगे, वाइफ भी होगी, सब कुछ होगा उसके पास, वो वाली बात है यहाँ पर। लेकिन जो ये एबिलिटी मॉडल में बताया गया है कि जो आपकी ईक्यू है बिल्कुल सिमिलर है इस आईक्यू की। और आपकी कोग्निटिव एबिलिटी वही है, आपका सोच पाना, आप क्या सोच रहे हो, है ना, आप क्या एक्शन लोगे, तो वही वाली बात है, इसको कोग्निटिव एबिलिटी ही बोलते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस देख लो भाई मिक्स्ड मॉडल और एबिलिटी मॉडल के बीच में। तो मिक्स्ड मॉडल क्या है भाई, इसको डैनियल गोलमैन ने डेवलप करा है, इसको मेयर सैलोवी ने डेवलप करा है। मिक्स्ड मॉडल में इमोशंस, पर्सनैलिटी, सोशल स्किल आ जाती है। एबिलिटी मॉडल में यहाँ पर बेसिकली इमोशनल एबिलिटीज पर ही फोकस करा जाता है। मिक्स्ड मॉडल जो है वो रिलेटेड है बिहेवियर से, लीडरशिप से और रिलेशनशिप से। और एबिलिटी मॉडल जो है वो रिलेट करता है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस को लेकर। और मिक्स्ड मॉडल में क्या है, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और जो एबिलिटी मॉडल है ये फोकस करता है इमोशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग पर, कि कोई इमोशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है उस टाइम में, वही वाली बात। और मिक्स्ड मॉडल क्या है, ब्रॉडर एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये ध्यान रखना है। और एबिलिटी मॉडल क्या है, एक साइंटिफिक एंड एबिलिटी बेस्ड अप्रोच ये अपनाता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। समझ आ गया, कि आपको फॉलो करना है, कि आपको पता चल जाएगा भी कौन सा मॉडल बेस्ट है। मिक्स्ड मॉडल हमेशा बेस्ट लगता है मेरे को, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ नोइंग वंस स्ट्रेंथ हेल्प्स इन एनहेंसिंग पर्सनल कॉम्पिटेंस। तो हमसे पूछा है, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है कि हम कहाँ पर बढ़िया कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो इससे कैसे आपका जो पर्सनल कॉम्पिटेंस है वो क्या होता है, बढ़ता है, ये एनहेंस होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखो, सबकी बात करेंगे भाई पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होता है ना, सबकी बात करेंगे। देखो, तो नोइंग वंस स्ट्रेंथ, अगर हमें खुद की स्ट्रेंथ पता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी एबिलिटीज को, अपने टैलेंट्स को और अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को समझते हैं। सही बात है। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सेल्फ अवेयरनेस का। सही बात है, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है तभी तो आपको ये सब बातें पता है ना भाई। और इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है दोनों, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है क्या,
अपनी एबिलिटीज को जानना, अपने आप को समझना। अब पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी, और ये ध्यान रखना ये आपकी सेकंड यूनिट भी है पर्सनल कॉम्पिटेंस, तो उसी से है क्वेश्चन। तो एक ऐसी एबिलिटी है, एबिलिटी टू मैनेज आवरसेल्व्स इफेक्टिवली एंड परफॉर्म टास्क सक्सेसफुली। जो टास्क है उसको आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर पा रहे हो, अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो, तो जो आपके अंदर ये अगर एबिलिटी है तो ये क्या है, पर्सनल कॉम्पिटेंस है। तो यही बोला गया है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हो तो कैसे आपकी जो पर्सनल कॉम्पिटेंस है ये इंक्रीज होती है, ये एनहेंस होती है, आपसे पूछा है। तो वेज नोइंग स्ट्रेंथ एनहेंसेस पर्सनल कॉम्पिटेंस। ठीक है भाई, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एनहेंस करती है आपके पर्सनल कॉम्पिटेंस को, तो ध्यान से देखो। तो इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सही बात है यार, अगर आपके अंदर आपको पता है कि मैं किस चीज़ में बढ़िया हूँ, किस चीज़ में बढ़िया नहीं हूँ, हाँ वही तो करोगे, उसी में तो पार्टिसिपेट करोगे जिस चीज़ में आप बढ़िया हो। सही बात है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड होगा। अब व्हेन पीपल नो देयर स्ट्रेंथ they feel more confident and positive and confidence helps them face challenges and without fear। तो कॉन्फिडेंस ही तो होता है जो आपको डर को, चैलेंज को फील करने में मदद करता है। अब आपको कोई डर भी नहीं लगता। अब देखो जैसे कि मान लो अब मेरा काम है पढ़ाना, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मैं मेरे को अच्छे से चीज़ मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई बोले भाई कि जाके कोडिंग करो, तो भाई मेरे को डर लगेगा, मेरे को, मैंने कभी करी नहीं है जिंदगी में। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको पता कैसे बढ़िया हो अपनी जिंदगी में क्या करा है और वही चीज आपको आगे मिलती है, तो आप बिना डर के उस चीज को कर पाते हो। अब आगे देखो भाई, इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इंप्रूव होती है, कैसे? तो अगर क्या है अपने स्ट्रेंथ को हम जानते हैं तो उससे क्या होता है, हम सही डिसीजन ले पाते हैं अपने लिए, सही निर्णय ले पाते हैं अपने लिए। तो राइट गोल्स, एक्टिविटीज एंड करियर पास अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। तो जैसी एबिलिटीज है वैसे डिसीजन हम अपने लिए ले पाते हैं, लेकिन एबिलिटीज पता कब चलेगी, जब आपके अंदर क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी। क्या होगी भाई, सेल्फ अवेयरनेस होगी, ये ध्यान रखना है, सेल्फ अवेयरनेस होगी। और सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट ही है क्या, अपने स्ट्रेंथ को जानना। ठीक है, आगे चले, एनहेंस मोटिवेशन, सही बात है। तो पर्सनल कॉम्पिटेंस का मतलब मैंने पीछे बताया वो कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे एनहेंस होगा, है ना, अगर हमें स्ट्रेंथ पता है। तो वही चीज़ है भाई, मोटिवेशन एनहेंस होता है, और मोटिवेशन एनहेंस होगा तो क्या होगा, हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, टास्क को सक्सेसफुली और केयरफुली कर पाएंगे, और यही तो पर्सनल कॉम्पिटेंस भी है। तो पीपल फील मोर मोटिवेटेड व्हेन दे वर्क इन एरियाज वेयर दे आर स्ट्रॉन्ग। तो लोग वहां पर और मोटिवेटेड फील करते हैं ऐसी जगह पे काम करने पर जो उनको ऑलरेडी पता है कि वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। और दिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि काम करने में जो कम समय में जो ज़्यादा आउटपुट वो देते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो इससे भी ये भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है, कैसे? तो अ पर्सन हु ट्रस्ट देयर एबिलिटीज, जो इंसान अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करता है, कैन हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस कामली। वो अपनी सिचुएशन को कामली डील कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को। ये ध्यान रखना है, इसी से क्या होगा, आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होगा, एनहेंस होगा। डेवलप्स लीडरशिप स्किल्स। देखो, तो अगर आपको पता है स्ट्रेंथ, है ना, तो आप क्या कर पाओगे, दूसरों को आप गाइड भी कर पाओगे उसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे एंड वर्क कर पाओगे इफेक्टिवली, किसमें, टीम्स में। इससे लीडरशिप स्किल आती है ना, ध्यान रखना है आपको। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इंडिविजुअल्स यूज देयर स्ट्रेंथ्स टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, ठीक है, एंड मेंटेन बेटर रिलेशनशिप विद अदर्स। तो दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाना और एक अच्छे अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाना, है ना, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, वो कब हो पाती है, जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। वो इम्प्रूव कैसे होती है भाई, जब अपने आपको अपनी एबिलिटीज पता होती है, ध्यान रखना, अपने आइडियाज को आप शेयर कर पा रहे हो, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है, जिससे हमारा क्या, जो पर्सनल कॉम्पिटेंस है वो भी एनहेंस होगा। अगला देखो, एनकरेजेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर पाते हो और ऑल्सो हेल्प पीपल आइडेंटिफाई वीकनेस एंड वर्क ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को वही आप रिकॉग्नाइज कर लिया,
तो इससे क्या है, दूसरों को भी मदद कर पाते हो। कैसे मदद कर पाते हो? उनके वीकनेस को आइडेंटिफाई करवाने में मदद करते हो, है ना, उनके वर्क, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करने में मदद करते हो, और खुद पे भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो आपको कहाँ लैक कर रहे हो कहाँ नहीं, तो अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप आप कर सकते हो, दूसरों के भी कर सकते हो। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट को बहुत एनकरेज करा जाता है, खुद की भी और दूसरों की भी। कंक्लूजन कि भाई हम कह सकते हैं कि नोइंग वंस स्ट्रेंथ, अगर हमें खुद की स्ट्रेंथ पता है, इससे क्या होता है, जो हमारा पर्सनल कॉम्पिटेंस होता है वो एनहेंस होता है बाय इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। तो अगर हम ये इंप्रूव कर लेते हैं, हमारा पर्सनल कॉम्पिटेंस ऑलरेडी इंप्रूव हो जाता है, ध्यान रखना है। और ये सब कैसे आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी स्ट्रेंथ को जानने से आता है। और इट हेल्प्स अ पर्सन बिकम सक्सेसफुल एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग इन लाइफ। तो इससे क्या होता है, अगर हमें स्ट्रेंथ पता है, हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंस अच्छी है, एनहेंस हो रखी है, तो इससे क्या है, एक पर्सन जो है वो सक्सेसफुल रहता है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है अपनी लाइफ के अंदर। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डू टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन फैसिलिटेट आवर सोशल कॉम्पिटेंस? भाई पर्सनल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, सोशल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे, तो हमसे पूछा है कि जो टीम वर्क है, जो कोलाबोरेशन है, वो कैसे फैसिलिटेट करता है किसको? सोशल कॉम्पिटेंस को डिस्कस करो। तो देखो भाई बात कर लेते हैं। तो पहले देखो टीम वर्क और कोलाबोरेशन की बात करेंगे, फिर सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखो पहले सोशल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। तो सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जिससे क्या है, हम दूसरों के साथ यानी लोगों के साथ क्या कर पाते हैं, इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाते हैं और एक हेल्थ रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं लोगों के साथ। इसको बोला जाता है सोशल कॉम्पिटेंस। और ये कैसे इंप्रूव होता है? टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन के थ्रू। अब समझ आया? तो टीम वर्क क्या है भाई? वर्क करना एक साथ ग्रुप में ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। तो टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल। ऐसे कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है आइडियाज को शेयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना, एफर्ट करना एक साथ। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सिंगल आइडिया है ना, और दूसरे के पास भी एक आइडिया है पर्टिकुलर टॉपिक पर, बी आइडिया, तो दोनों को आइडिया को शेयर करके एक बहुत तगड़ी चीज सी बनाते हैं ये। इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के पास बढ़ जाती है। तो यही चीज होती है भाई कोलैबोरेशन के अंदर। तो अगर ये आपके अंदर है तो इससे क्या होता है, सोशल कॉम्पिटेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, अब देखो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सोशल कॉम्पिटेंस। तो कौन कौन से तरीके हैं जैसे जिससे जो है सोशल कॉम्पिटेंस इंप्रूव होती है जस्ट बिकॉज ऑफ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन से? देखो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हाँ देखो भाई, इससे क्या होता है, देखो हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होती है ना भाई। कैसे? तो वर्किंग इन टीम्स हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली। अगर हम क्या कर पाते हैं, टीम वर्क में काम कर पाते हैं, तो हम सीखते हैं कि कैसे अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करना है, दूसरों को कैसे केयरफुली सुनना है। और इससे क्या होता है, हमारी जो कम्युनिकेशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और ये अगर इम्प्रूव होगी तो हमारी सोशल कॉम्पिटेंस भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, आपको पता ही है। दूसरा है डेवलप्स कोऑपरेशन, मतलब सहयोग डेवलप होता है कि हम दूसरों की मदद करना सीख जाते हैं। तो टीम वर्क हमें सिखाती है कि भाई इंडिविजुअल्स को कि कैसे हमें कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे हम काम भी करते हैं किसी के साथ तो कोऑपरेट करना हमें आना चाहिए, है ना भाई। एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सपोर्ट ईच अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। तो कॉमन गोल्स को कैसे अचीव करना है ना, कैसे दूसरे को सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे शेयर करनी है, कोऑपरेट कैसे करना है, ये हमें टीम वर्क सिखाता है। क्योंकि टीम वर्क में क्या होता है ना, सारी जिम्मेदारियां बट जाती है, तो सबको टास्क मिल जाता है और सब उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है दूसरे से पूछता है, किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो सबको गाइड करता है। इससे क्या होता है, हमें लर्निंग मिलती है जो और किसी काम से नहीं मिल सकती। ठीक है, अगला है बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होती है कैसे? तो कोलाबोरेशन हेल्प्स पीपल डेवलप ट्रस्ट। तो कोलाबोरेशन से क्या होता है, लोगों में मदद मिलती है किस चीज़ को, कि किस चीज़ के लिए मदद मिलती है, कि वो ट्रस्ट को डेवलप कर पाते हैं, रिस्पेक्ट को डेवलप कर पाते हैं। एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्लासमेट्स, फ्रेंड्स
एंड को वर्कर्स, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ ट्रस्ट और हेल्थ रिलेशनशिप बन पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। और सोशल कॉम्पिटेंस की वजह से ही होगा। और सोशल कॉम्पिटेंस आ कहाँ से रहा है? टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन से। तो मैं कह सकता हूँ टीम वर्क इंप्रूव सोशल कॉम्पिटेंस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, आगे देखो भाई, एनकरेज एम्पैथी। तो वर्किंग विद डिफरेंट पीपल हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। सही बात है, आपकी एम्पैथी इंक्रीज होगी। अब अगर दूसरों के साथ काम कर रहे हो, है ना भाई, तो इससे होगा क्या? दूसरों की फीलिंग्स को आप समझ पाओगे, है ना, आपके अंदर एक काबिलियत आ जाएगी, आप दूसरों के ओपिनियन को समझ पाओगे, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे, और इससे क्या होगा कि जो एम्पैथी वो इंक्रीज होगी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। अगला है एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इन टीम वर्क पीपल डिस्कस आइडियाज टुगेदर एंड फाइंड बेटर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। भाई जब आप टीम में बैठोगे तो बहुत तरह की प्रॉब्लम आप फेस करोगे, तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कैसे सोल्व करना है, सीखते हो ना। तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो एनहेंस होगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। अगला है डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज। टीम वर्क के अंदर क्या होता है कि आप काम करना सीखते हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बिल्ड होती है। तो ग्रुप एक्टिविटीज हेल्प इंडिविजुअल्स टू लर्न लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस वाइल गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। तो दूसरों को मोटिवेट करना, गाइड करते करते कैसे हमें क्या है सीखने का मिलता है, कैसे हम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सीखी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ टीम वर्क। समझ रहे हो? आगे चलो, हाउ कैन इंडिविजुअल्स इफेक्टिवली मैनेज देयर इमोशंस ऑफ फियर एंग्जाइटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस इन देयर डेली लाइफ। तो कैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने इमोशंस को, जैसे फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, है ना भाई, मैनेज कर पाते हैं और रिड्यूस कर पाते हैं स्ट्रेस को अपनी डेली लाइफ में। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ गया आपको, आ गया होगा कि टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन कैसे हमारा सोशल कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करता है। ये क्वेश्चन भी देखो अब, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है। तो फियर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस आर कॉमन इमोशंस इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के अंदर जो है ये क्या है, हमारे कॉमन इमोशंस है जो हम फेस करते हैं। इफ दिस इमोशंस आर नॉट मैनेज प्रॉपरली, अगर इन इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं करा गया तो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भैया कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इमोशंस इन अ हेल्दी एंड पॉजिटिव वे। तो पॉजिटिव तरीके से, हेल्दी तरीके से हमें इन इमोशंस को अपनी डेली लाइफ में क्या करना है, मैनेज करना है। देखो, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप कैसे कर सकते हो भाई मैनेज? पॉजिटिव थिंकिंग करके, आपकी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव बना लो भाई। तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको मदद करती है नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने में, रिड्यूस करने में, और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है, और आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो बन पाता है। ऐसे ही डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। तो भाई डीप ब्रीथिंग लीजिए, मतलब लंबी सांसें गहरी लीजिए, योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका जो माइंड है वो काम होगा और स्ट्रेस और एग्जाइटी क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार से तो क्या होता है, मैनेज करा जाता है इनको और रिड्यूस करा जाता है। क्वेश्चन था ना हमारा यही कि आप फियर एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करते हो और कैसे रिड्यूस करते हो अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस को। तो वही सब बात आपको बताई गई है। ठीक है, देखो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो भाई एक्सरसाइज कीजिए, चलिए, आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होगी, और मेक अ पर्सन फील रिलैक्स। इससे क्या होता है, पर्सन रिलैक्स्ड फील करता है। देखो ना, जो भी पर्सन है मान लो घर में रहता है, थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता है, थोड़ा वो जैसे बाहर घूमता है तो उसको अच्छा लगता है। तो वही वाली बात यहाँ पर बोली गई है। आगे चलो भाई, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो भाई टाइम मैनेजमेंट करो प्रॉपर तरीके से। तो प्लानिंग वर्क प्रॉपरली रिड्यूस प्रेशर एंड हेल्प्स अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं, बट ये डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, और एक दूसरा क्वेश्चन है, बट इस सारे पॉइंट्स को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आपका प्लान बन जाएगा, जिससे आप प्रेशर फील नहीं करोगे और आपका प्रेशर रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको एंग्जाइटी नहीं आएगी। अगला है भाई फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करो। तो भाई अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर के साथ आप बोलते हो, है ना, तो इससे क्या होता है, आपको मदद मिलती है अपने इमोशनल बर्डन और फियर को रिड्यूस करने में। आगे चलो, टेकिंग
प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, भाई प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लीजिए। तो एडिकेट स्लीप यानी जो स्लीप ले लीजिए 8 घंटे की उसको लीजिए एंड रेस्ट लीजिए, जिससे क्या होता है आपको जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है और इम्प्रूव होती है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, आगे देखो, अवॉइडिंग नेगेटिव हैबिट्स। तो अवॉइडिंग ओवरथिंकिंग, एंगर एंड अनहेल्दी हैबिट्स, इससे क्या होगा आपको जो मेंटल पीस है वो बनी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है दिमाग ना चकरा ही जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो ये सोचना नहीं है, वो सब एक्शन में फोकस करना है। सोचना कम है, काम ज़्यादा करना है, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो बिलीविंग इन वन सेल्फ एंड कंट्रोलिंग इमोशंस हेल्प इंडिविजुअल्स फेस डिफिकल्ट सिचुएशन कामली। अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, यानी कि सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ आपके अंदर है, तो इंडिविजुअल्स क्या डिफिकल्ट सिचुएशन को कामली फेस कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलो, कंक्लूजन की बात करें तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ, दस इंडिविजुअल्स कैन मैनेज फियर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस बाय फॉलोइंग हेल्दी हैबिट्स, स्टे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके और इमोशनल कंट्रोल करके। एंड प्रॉपर इमोशनल मैनेजमेंट हेल्प्स पर्सनल लीव्स अ हैप्पी, बैलेंस्ड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। समझ आ गया आपको? तो इसी के साथ आपकी जो वीडियो है ये फिनिश हो जाती है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में आपके हर साल आते रहते हैं बार बार, तो उसको बस क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको सब चीज़ें आपकी टिप्स पर याद हो जाए। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी यूनिट आप जरूर देख लेना भाई, 3 यूनिट है, तीनों बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हो, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने क्लब स्टडी पॉइंट नाम से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।